Welcome to I Love Literature. This is Ongoing a Journey by William Hazlitt. I hope this is the last video. अभी तक हमने देखा कि राइटर ये बोल रहा है कि मुझे अकेले ट्रैवलिंग पे जाना अच्छा लगता है, नेचर को अकेले दिखना अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि कंपनी अच्छी नहीं होती है या फ्रेंड के साथ जाने में कोई दिक्कत है, बस दिक्कत ये है कि आपकी जो इमेजिनेशन है, आपको जो थॉट्स आ रहे हैं, आप जैसा महसूस कर रहे हैं वो एकदम यूनिक है, दूसरे वैसा महसूस नहीं करते हैं। और उन थॉट्स को अगर कोई फ्रेंड साथ में या कंपनी है आपके साथ, तो वो उसको डिस्कस करेगा और डिस्कस करने में एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू उसको काटेगा, आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं चाहिए, राइटर को ऐसा नहीं चाहिए। राइटर को बहुत स्मूथ कंटिन्यूअस थॉट्स चाहिए। अब आई होप दिस इज द लास्ट वीडियो, खत्म हो जाए इसमें। तो यहाँ पे राइटर बोलता है, विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पैराग्राफ। I have no objection to go to see ruins, aqueducts, pictures and company with a friend or a party, but rather the contrary for the formal reason reserved. तो यहाँ पे राइटर बोल रहा है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि मैं ruins, खंडर, aqueduct मतलब ब्रिज, एक चैनल बनाते हैं ब्रिज के नीचे से, जैसे पानी निकलता है, आपने डैम देखे होंगे उस टाइप का ब्रिज, इन कंपनी विद अ फ्रेंड और अ पार्टी। मुझे ये सब देखने में, एक कंपनी और फ्रेंड के साथ देखने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे को फिर भी प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है वो राइटर बोलता है, दे आर इंटेलिजिबल मैटर्स एंड विल बेयर टॉकिंग अबाउट। कुछ चीजें ऐसी होती है कि जिसको देख के आप चुप नहीं रह सकते, साइलेंट नहीं रह सकते। कुछ क्रिएटिविटी ऐसी होती है, आपके मुंह से कुछ ना कुछ निकल ही जाएगा, या वो थॉट प्रोवोकिंग होती है, आपको सोचने पे मजबूर कर देती है। और अगर कोई भी चीज थॉट प्रोवोकिंग है तो ये तो बिल्कुल जायज है कि उस पर डिस्कशन होगा, और डिस्कशन होगा तो हो सकता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा तो आर्ग्यूमेंट होगा। उसके बाद राइटर यहाँ पे बोलता है, द सेंटिमेंट हियर इज नॉट टैसिट। यहाँ पे जो सेंटिमेंट्स होते हैं हमारे, जैसा हम फील कर रहे हैं, वो टैसिट नहीं है, ओके, वो इनडायरेक्टली क्लियर नहीं है, बट कम्युनिकेबल एंड ओवर्ट है ना। टैसिट मतलब आप अंडरस्टूड टाइप्स नहीं है। ऐसे कुछ जैसे खंडर है तो आप सोचेंगे कि ये किसने बनवाया होगा। कोई भी आप खंडर को देखने, आप हर किसी खंडर को तो देखने जाएंगे नहीं, कोई फोर्ट होगा या कोई महल होगा, तो फिर आप सोचेंगे कि ये किसने बनवाया होगा, कब बनवाया होगा, इसकी क्या हिस्ट्री थी, ये कैसे टूटा, ये कितने साल पुराना है। तो वही यहाँ पे राइटर बोल रहा है कि द सेंटिमेंट हियर इज नॉट टैसिट बट कम्युनिकेबल एंड ओवर्ट। तो आपको डिस्कशन करने पे मजबूर कर देगा। और यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी देता है, सेल्सबरी प्लेन इज बैरन ऑफ क्रिटिसिज्म। तो ये एक जगह है, प्लेन है, दैट इज बैरन ऑफ क्रिटिसिज्म, क्योंकि ये एक ग्राउंड की तरह है जिसपे कुछ भी नहीं है, तो इट इज बैरन मतलब आप इसको क्या क्रिटिसाइज करेंगे। क्रिटिसिज्म इज नॉट अ नेगेटिव वर्ड। क्रिटिसिज्म का मतलब किसी भी चीज के नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों बातें बताना। वहीं पे बोलता है, बट स्टोन हंग will bear a discussion antiquarian picturesque philosophical। लेकिन स्टोन हैंग एक प्लेस है लंदन में, ये दोनों इंग्लैंड में प्लेसेस हैं। तो बोलता है कि वहां पे डिस्कशन होगा। क्यों? क्योंकि उस जगह एंटीक चीजें हैं, वो पिक्चरस्क है, वो फिलोसफिकल है। तो भी जो जगह ऐसी है जिसमें बहुत सारी आर्ट, आर्किटेक्चर है, आप उसको डिस्कस करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल। In setting out on a party of pleasure, the first consideration is always where we shall go to। तो अगर आप बहुत सारे लोग मिल के ग्रुप, एक पार्टी, एक ग्रुप कहीं जा रही है, तो आप सबसे पहले तो सब मिलकर ये डिसाइड करेंगे कहाँ जाना चाहिए। इन टेकिंग अ सॉलिटरी रैम्बल, अगर आप अकेले जा रहे हैं तो आपका क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट वी शैल मीट विद बाय द वे। जब जैसे जैसे हम जा रहे हैं हमें रास्ते में क्या मिलेगा। मतलब पहले वाले में आप डेस्टिनेशन डिसाइड करते हैं, यहाँ पे आप जर्नी डिसाइड करते हैं। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। आपको लाइंस ऐसा लगेगा कि जैसे इसमें कोई डीप मीनिंग नहीं है, लेकिन आप दोबारा पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यस, जब आप पार्टी की बात करते हैं, ग्रुप की बात करते हैं, तो ग्रुप सिर्फ डेस्टिनेशन की बात करता है। यहाँ राइटर को मतलब ही नहीं है डेस्टिनेशन से। यहाँ राइटर तो कहता है मुझे तो उस जर्नी से मतलब है ना। तो राइटर कहता है व्हाट वी शैल मीट विद बाय द वे।
उसके बाद यहाँ पे राइटर कहता है द माइंड इज इट्स ओन प्लेस। आप कोट भी कर सकते हैं अपने आंसर्स में कि राइटर बोलता है द माइंड इज इट्स ओन प्लेस नॉर आर वी एंशियस टू अराइव एट द एंड ऑफ आवर जर्नी। तो बोलता है कि माइंड का अपना ही एक प्लेस है, माइंड अपने तरीके से चलता है और माइंड जो है वो एंशियस नहीं है क्योंकि वो इंजॉय करते चलता है। आप हैं, आप अलग से उसको फोर्स करते हैं टू रीच to a destination. I can myself do the honors indifferently well to works और आर्ट और क्यूरियोसिटी। तो यहाँ पे बोलता है राइटर, बोलता है कि मैं अकेले ही इन सब चीज़ों से इनडिफरेंटली मतलब डिटैच होके ऑब्जेक्टिवली मैं जो भी वर्क देखूं या जो भी आर्ट देखूं उन सब से मैं उनको जस्टिफाई कर सकता हूं, ऑनर कर सकता हूं उनको। आई वंस टुक पार्टी टू ऑक्सफोर्ड विद नो मीन अ क्लैट शो देम द सीट ऑफ द म्यूजेस एट अ डिस्टेंस। तो यहाँ पे ऑक्सफोर्ड की बात करता है राइटर और बोलता है कि एक बार मैंने एक पार्टी को ज्वाइन किया, एक ग्रुप को, है ना, एक पार्टी में मैंने हिस्सा लिया जैसे आप पार्टी करते हैं वैसे, ठीक है, कहाँ पे, ऑक्सफोर्ड में। और बोलता है विद नो मीन ग्लोरी, okay, a clat here means with no mean glory showed them the seat, so he showed them, those people, a seat of the muses at a distance, जहाँ पे muses बैठी होती है। लिटरेचर के स्टूडेंट्स को मालूम होता है म्यूज क्या होती है। और फिर ये कोटेशन आता है with glittering spires and pinnacles adorned। ग्लिसरिंग मतलब शाइनिंग, स्पायर्स क्या होते हैं, चर्च के ऊपर जो मीनार होती है, आपने देखा होगा कि तीखी तीखी मीनारें होती हैं वैसा। एंड पिनेकल, पिनेकल भी हाइट होती है, कोई भी टॉप को हम पिनेकल बोलते हैं। अडॉन्ड, सब सारा ऑक्सफोर्ड सजा हुआ है। तो उसके बाद बोलता है कि म्यूजेस एट विद दीज लाइन, यहाँ पे राइटर बोलता है विद ग्लिसरिंग स्पायर्स एंड पिनेकल्स अडॉन्ड descanted on the learned air that breathes from the grassy quadrangles and stone walls of hall। तो यहाँ पे राइटर ये बोलता है कि descant मतलब होता है टू सिंग। तो यहाँ पे बोलता है कि सिंगिंग की आवाज आती है, म्यूजिक सिंगिंग कर रही हैं। और क्या सिंगिंग करनी है, ऑन द लर्नड एयर। ऑक्सफोर्ड में जो एयर है वो लर्नड एयर है, लर्निंग से भरी हुई है। और वो कहाँ से होती हुई एयर, जो लर्नड एयर है वो कहाँ से बह रही है, ग्लिसरिंग स्पायर्स, मीनारों से बह रही है ऑक्सफोर्ड के। और कहाँ कहाँ होते हुए जा रही है, फ्रॉम द ग्रासी क्वाड्रैंगल एंड स्टोन वॉल्स ऑफ हॉल एंड कॉलेजेस, ठीक है, यहाँ से होती हुई निकल रही है। और वो जो लर्नड एयर है, जो लर्निंग है, वो कहाँ पे एट होम फील करती है, वॉज एट होम इन बोडोलियन। बोडोलियन बहुत फेमस प्लेस है। बोडोलियन इज फेमस फॉर लाइब्रेरी इन इंग्लैंड। तो बोडोलियन की लाइब्रेरी में बहुत होमली फील होता है लर्नड ईयर को, इन म्यूजिस को, है ना, नॉलेज को। एट ब्लेहम क्वाइट सुपरसीडेड द पावर्ड सिसरोनी। तो सिसरोनी का मतलब आप समझिए, सिसरोनी मतलब गाइड होता है, दैट अटेंडेड अस। ओके, सो हियर ही सेज कि ब्लेहम में आके ये जो पावरफुल लर्निंग है, इसने किसको ओवर पावर कर लिया है, हमारे गाइड को ओवर पावर कर लिया है जो हमें अटेंड करता है। एंड दैट पॉइंटेड इन वेन विद हिज वैन टू कॉमन प्लेस ब्यूटीज इन मैचलेस पिक्चर्स। तो एक कॉमन प्लेस ब्यूटीज थी, उसने एक मैचलेस पिक्चर में उसको पॉइंट आउट किया और सबके बारे में मतलब लर्नड जैसी बातें करना। एज अनदर एक्सेप्शन टू द अबव रीजनिंग, तो बोलते हैं कि यहाँ पे वो ये बता रहा है कि कैसे जो लर्निंग की हवा होती है वो एक जगह से दूसरी जगह आपके साथ बहती चलती है। लेकिन फिर यहाँ पे वापस राइटर बताता है, एज अनदर एक्सेप्शन टू द अबव रीजनिंग आई शुड नॉट फील कॉन्फिडेंट इन वेंचरिंग ऑन अ जर्नी इन अ फॉरेन कंट्री विदाउट अ कंपेनियन। अब तक तो बोल रहा है मुझे किसी की जरूरत नहीं है। पहले एक जगह बोलता है कि अगर हाँ खाने पीने की बातें करनी है तब ठीक है, यहाँ पे बोलता है, लेकिन बोलता है कि अगर आपको फॉरेन कंट्री में जाना है तो आपको कंपेनियन की जरूरत है, आप बिना कंपेनियन के नहीं जा सकते। आई शुड वॉन्ट एट इंटरवल्स टू हियर द साउंड ऑफ माई ओन लैंग्वेज। अगर आप फॉरेन कंट्री में तो फॉरेन लैंग्वेज सुनेंगे, है ना। तो बोलता है कि मुझे इंटरवल में फॉरेन लैंड में अपनी लैंग्वेज सुननी है। देयर इज एन इनवॉलंटरी अवर्जन इन द माइंड ऑफ एन इंग्लिशमैन टू फॉरेन। इंग्लिशमैन फॉरेन चीज़ों को अवर्ट करते हैं, थोड़ा सा अवर्जन होता है उनको, एंटीपैथी होता है।
to foreign manners and notions that requires the assistance of social sympathy to carry it off. Okay, so you actually need social sympathy to carry things off. You want people to sympathize with you wherever you are alone, wherever you feel like an alien. As the distance from home increases, this relief, which was at first a luxury, becomes a passion and an appetite. तो क्या बोलता है कि कंपनी होना या सोशल सिंपैथी होना, है ना, आपकी खुद की लैंग्वेज होना आपके चारों तरफ, ये पहले क्या होता है, पहले तो ये एक रिलीफ होता है, लग्जरी होता है, लेकिन बाद में जब आप एक फॉरेन लैंड में जाते हैं तो ये एक पैशन बन जाता है. आपको चाहिए, आपको वो सोशल सिंपैथी चाहिए, आपको अपनापन चाहिए, है ना, और ये एक एपेटाइट बन जाता है, एक भूख बन जाता है कि नहीं, हमें हमारा कुछ कल्चर देखना है, हमें ऐसी कोई चीज़ देखनी है जिसे हम एसोसिएट कर सकें. और सबसे ज़्यादा हम एसोसिएट जल्दी से लैंग्वेज से कर लेते हैं. A person would almost feel stifled to find himself in the deserts of Arabia without a friend and countrymen. तो पहली बार यहाँ पे राइटर बोल रहा है कि स्टिफल्ड, बिल्कुल उसको घुटन होगी डेजर्ट ऑफ अरेबिया में, क्योंकि वहाँ पे लोग क्या बोलेंगे, वहाँ पे लोग दूसरी ही लैंग्वेज बोलेंगे, और अगर वो फ्रेंड्स एंड कंट्रीमैन के साथ हैं तब उसे थोड़ा सा ठीक लग सकता है, नहीं तो उसे बिल्कुल घुटन होगी. देयर मस्ट बी allowed to be something in the view of Athens or old Rome that claims the utterance of speech. Okay, so ऐसा ही कुछ एथेंस और ओल्ड रोम में है. जब आप वहाँ जाते हैं तो देयर शुड बी समथिंग दैट क्लेम्स द अटरेंस ऑफ स्पीच, यू नो, दैट शुड मेक यू फील दैट यू स्पीक समथिंग, दैट मेक यू फील कनेक्टेड विद इट. एंड आई ओन दैट द पिरामिड्स आर टू माइटी फॉर अ सिंगल कंटेम्पलेशन. तो यहाँ पे राइटर बोलता है कि आप एक बारी में पिरामिड्स के बारे में सब कुछ नहीं बता सकते. आई own that the pyramids are too mighty for a single contemplation. आपको सिंगल एक ही बार देख के, आप ये नहीं है कि एक ही बार कंटेम्पलेट करके, एक ही बार थॉट्स जनरेट करके इनफ. पिरामिड्स को देखने के बाद आपको 1000 बार सोचना पड़ेगा, तो 1000 नए थॉट्स आएंगे. तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, इन सच सिचुएशंस सो ऑपोजिट टू ऑल वंस ऑर्डिनरी train of ideas, one seems a species by oneself, a limb torn off from society unless one can meet with instant fellowship. तो ऐसी जगह है ना, फॉरेन लैंड में ऐसी जगह जहाँ पे डिस्कशन का बहुत ज़्यादा स्कोप होता है, वहाँ पे अगर आप अकेले हैं तो आपको क्या लगेगा, आपको ऐसा लगेगा वन सीम्स अ स्पीशीज बाय वन सेल्फ. आपको लगेगा मैं आपको जब ऐसा लगता है कहीं जाके कि आप एकदम अलग हैं सबसे, तो आपको लगता है मैं अपने आप में एक स्पीशीज हूँ, तो आपको वहाँ पे भी ऐसा लगेगा मैं अपने आप में स्पीशीज हूँ, क्योंकि आप डिस्कशन किसके साथ करेंगे, आपको बहुत मन करता है कुछ बोलने का. तो ऐसी जगह आपको लगेगा अ लिम्ब टॉर्न ऑफ फ्रॉम सोसाइटी, जैसे आप सोसाइटी से कट गए. वहाँ की जो सोसाइटी है वो जो भी बोल रही है, जैसा भी फील कर रही है, आप उसको ना तो फील कर सकते हैं, ना उनको समझ सकते हैं, ना उधर से एसोसिएट कर सकते हैं. तो ऐसे में आपको फेलोशिप की ज़रूरत होती है. एंड अनलेस वन कैन मीट विद इंस्टेंट फेलोशिप एंड सपोर्ट. Yet I did not feel this want or craving very pressing once when I first set foot on the laughing shores of France. तो यहाँ पे राइटर बोलता है कि मुझे कभी भी ये कमी नहीं लगी, ये क्रेविंग नहीं हुई जब मैं पहली बार मैंने अपना पैर लाफिंग शोर्स ऑफ फ्रांस पे रखा. दिस इज पर्सोनिफिकेशन. जब मैं फ्रांस गया, क्यों ऐसा क्यों नहीं लगाया राइटर को कि वो अकेला है, और कहाँ गया, कैल्के, CALAIS, प्रोनाउंसिएशन इज कैले, इट्स कैले, IS इज साइलेंट, कैले. तो राइटर यहाँ बोलता है कैले वॉज पीपल्ड विद नॉवेल्टी एंड डिलाइट. ओके, कैले हैड पीपल जो कि नॉवेल्टी और डिलाइट से भरे हुए थे. कैले एक टाउन है ऑन द स्ट्रेट ऑफ डोवर. जैसे ही आप इंग्लैंड से निकल के फ्रांस की तरफ आते हैं तो सबसे पहला टाउन आपको यही मिलता है. The confused, busy murmur of the place was like oil and wine poured into my ears. तो वहाँ पे जो busy murmur of the place था, जैसी वहाँ की हलचल थी, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि ऑयल कैसा होता है, एकदम स्मूथली आपको
रिस चाहता है, उसी तरीके से बोलता है कि वैसे ही ऑयल और वाइन की तरह मेरे ईयर्स में घुल रही थी उनकी मर्मर. Nor did the mariner's hymn, which was sung from the top of an old crazy vessel in the harbor as the sun went down, send an alien sound into my soul. तो कोई crazy vessel से कोई मैराइनर था, वो गा रहा था, तो मुझे एलियन नहीं लगा उसका गाना. आई ओनली ब्रीथ द एयर ऑफ जनरल ह्यूमैनिटी. और फ्रांस में वहाँ पे कैले में सिर्फ ह्यूमैनिटी थी, आप ह्यूमैनिटी से कनेक्ट कर सकते हैं. आई वॉकड ओवर द वाइन कवर्ड हिल्स एंड गे रीजन्स ऑफ फ्रांस इरेक्ट एंड सेटिस्फाइड. तो वहाँ पे पोएट को फ्रांस जाके, दो पीपल स्पीक फ्रेंच देयर, वहाँ पे पोएट को जाके बहुत ही सेटिस्फाइड फील हुआ. फॉर द इमेज ऑफ मैन वॉज नॉट कास्ट डाउन एंड चेन टू द फुट ऑफ आर्बिट्ररी थ्रोन्स. तो वहाँ पे जो मैन है वो लिबरेटिंग है. तो पोएट को भी कैसा फील हुआ? लिबरेटिंग फील हुआ. पोएट को लगा कि यहाँ पे फ्रांस एक ऐसी जगह है जहाँ इमेज ऑफ मैन वॉज नॉट कास्ट डाउन, है ना, मैन को नीचा नहीं दिखाया जाता और मैन को चेंड नहीं किया है टू द फुट ऑफ आर्बिट्ररी थ्रोन्स. मतलब वो अपने राजा से चेंड नहीं है, बंधा हुआ नहीं है. तो फिर बंधा हुआ नहीं तो क्या है? खुला है ना, लिबरेटिंग है, उसके पास फ्रीडम है. आपको मालूम होगा इक्वालिटी फ्रेटर्निटी वाली जो बात है, लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी, ये फ्रांस से आती है, तो लिबरेटिंग है. तो वहाँ पे हमारे राइटर को भी बहुत लिबरेटिंग लगा. आई वॉज एट नो लॉस फॉर लैंग्वेज, फॉर दैट ऑफ ऑल द ग्रेट स्कूल्स ऑफ पेंटिंग वॉज ओपन टू मी. तो यहाँ पे राइटर बोलता है कि मुझे लैंग्वेज की कमी ही नहीं हुई, मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मुझे फ्रेंच क्यों नहीं आती या मुझे फ्रेंच नहीं आती, क्योंकि मैं पेंटिंग के मीनिंग को बिल्कुल ग्रास्प कर सकता था. देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनकी कोई लैंग्वेज नहीं होती, ऐसा कहते हैं. जैसे लव हैज़ नो लैंग्वेज, पेंटिंग्स have no language, then you can say music has no language. उसी तरीके से यहाँ पे राइटर बोलता है कि मुझे समझ आ रहा था उन पेंटिंग्स में क्या था. उसके बाद यहाँ पे राइटर बोलता है the whole is vanished like a shade. सब कुछ वैनिश हो गया, गायब हो गया, लाइक अ शेड. अब उसे जो भी चीज़ें दुनियादारी की चीज़ें हैं वो पोएट के लिए गायब हो गई. और पोएट को क्या दिख रहा है? पिक्चर्स, हीरोज, ग्लोरी, फ्रीडम, ऑल आर फ्लेड. ये सब कहीं पे चले गए. नथिंग रिमेन्स बट द बर्बन एंड द फ्रेंच पीपल. तो उन पेंटिंग्स में हो सकता है राइटर ने ये देखा हो, उसने बर्बन डायनेस्टी, एक यूरोपियन डायनेस्टी थी जिसने फ्रांस में रूल किया था, एंड द फ्रेंच पीपल. यही दिख रहा है हमारे राइटर को. देयर इज अनडाउटेडली अ सेंसेशन इन ट्रैवलिंग इनटू फॉरेन पार्ट्स दैट इज टू बी हैड नोवेयर एल्स. एक अलग सी सेंसेशन होती है जब आप फॉरेन पार्ट्स में ट्रैवल करते हैं, जो आपको और कहीं नहीं होती अपने देश में. बट इट इज़ मोर प्लीजिंग एट द टाइम देन लास्टिंग. और वो सेंसेशन प्लीजिंग होती है, आपको अच्छा लग रहा होता है. बहुत लास्टिंग नहीं रहेगी, बहुत टाइम तक नहीं रहेगी, लेकिन यू फील गुड. इट इज़ टू रिमोट फ्रॉम आवर हैबिचुअल एसोसिएशन टू बी अ कॉमन टॉपिक ऑफ डिस्कोर्स और रेफरेंस, एंड लाइक अ ड्रीम ऑफ अनदर स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस डज नॉट पीस इन टू आवर डेली मोड्स ऑफ लाइफ. इट इज़ एन एनिमेटेड बट अ मोमेंट्री हैल्यूसिनेशन. तो यहाँ पे राइटर सिंपल सा है, यहाँ पे राइटर बोलता है कि हम जो हैबिचुअल हमारे एसोसिएशंस होते हैं हम वैसा फील नहीं करते हैं, वैसा कॉमन प्लेस टाइप हम फील नहीं करते कॉमन टॉपिक के बारे में, कॉमन टॉपिक ऑफ डिस्कोर्स के बारे में. लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि हम अपने डेली मोड्स ऑफ लाइफ से अलग हो जाते हैं और हमें एक मोमेंट्री हैल्यूसिनेशन टाइप्स हो जाता है, हम एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं. इट डिमांड्स एन एफर्ट फॉर एक्सचेंज आर एक्चुअल फॉर आर ओन आइडेंटिटी एंड टू फील द पल्स ऑफ आर ओल्ड ट्रांसपोर्ट रिवाइव वेरी कीनली. तो यहाँ पे राइटर बोलता है कि हम जो अपनी आइडियल आइडेंटिटी है, हमारी कुछ आइडियल आइडेंटिटी होती है, तो पोएट कहता है कि इट डिमांड्स एन एफर्ट टू एक्सचेंज आर एक्चुअल फॉर आर आइडियल आइडेंटिटी, है ना. तो एफर्ट लगता है कि आप जो एक्चुअली हो उसको आप ट्रांसपोर्ट करके आप उसको चेंज कर लो आइडियल आइडेंटिटी में, और आइडियल आइडेंटिटी में कितना अच्छा फील होता है. फॉर एन एग्जांपल, आपका जैसा ओरिजिनली नेचर है आप हमेशा वैसे ही रहते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं उनके सामने आप एकदम आइडियल हो जाते हैं, आप जो बेस्ट बनना चाहते हैं वैसा बिहेव करते हैं, तो कुछ एफर्ट लगता है. एंड टू फील द पल्स ऑफ आर ओल्ड ट्रांसपोर्ट रिवाइव वेरी किनली. और फिर हमने जो ओल्ड, जो पहले हमने ट्रैवलिंग की है, वो जो मेमोरी होती है वो रिवाइव हो जाती है. वी
we must jump all over present comforts and connections. Okay, so actually what happens, we must jump all our present comforts. For traveling, for feeling that ideal identity, you have to jump your present comfort. मतलब आपको उस present comfort से बाहर आना पड़ेगा. Our romantic and itinerant character is not to be domesticated. आपका जो romantic character है, romantic का मतलब यहीं पे इटनरेंट ही है, जो आपका घूमने वाला नेचर है, जो आपका नेचर को देखने वाला नेचर है, कैरेक्टर है ना, उसको आप डोमेस्टिकेट मत करिए, उसको आप वाइल्ड ही रहने दीजिए. ओके, सो डॉक्टर जॉनसन रिमार्क्ड हाउ लिटिल फॉरेन ट्रैवल एडेड टू द फैसिलिटीज ऑफ कॉन्वर्जेशन इन दोज हु हैड बीन abroad. In fact, the time we have spent there is both delightful and in one sense instructive. तो यहाँ पे ये डॉक्टर जॉनसन का कोट है जो बोलते हैं कि जो टाइम है जो आप फॉरेन में स्पेंड करते हैं वो डिलाइटफुल भी है और इंस्ट्रक्टिव भी है, आपको खुशी भी देता है और आप उससे कुछ सीखते भी हैं. इस लाइन को आप कोट कर सकते हैं. In fact, the time we have spent there is both delightful and in one sense instructive, but it appears to be cut out of our substantial downright existence. But it comes out of your own existence and never to join kindly onto it. We are not the same but another and perhaps more enviable individual. ट्रैवलिंग आपको बेटर बनाता है. तो यहाँ पे राइटर यही बोलता है कि आप यू आर नॉट द सेम बट अनदर, आप कुछ और बन जाते हैं. एंड परहैप्स मोर एनविएबल, आप ज़्यादा चाहने वाले ऐसे बन जाते हैं कि लोग चाहते हैं कि वो आप जैसे बने इंडिविजुअल ऑल द टाइम. वी आर आउट ऑफ आवर ओन कंट्री, वी आर लॉस्ट to ourselves as well as our friends. Okay, so we are lost to ourselves. हम अपने आप में खो जाते हैं. कोई और होगा तो आपको अपने आप में, कोई और आपके साथ होगा तो वो आपको अपने आप में नहीं खोने देगा. So the poet somewhat quaintly sings. तो यहाँ पे पोएट जो है वो क्वेंटली मतलब अट्रैक्टिव वे में, अनयूजुअल वे में गाता है. आउट ऑफ माई कंट्री एंड माई सेल्फ आई गो. You go out of your country and myself I go. You go out of your comfort to learn something different. You go out of your comfort to get that, to exchange your actual identity with your ideal identity. This is what poet means here. Those who wish to forget painful thoughts, जिनको अपने painful thoughts को भूलना है, do well to absent themselves for a while from the ties and objects that recall them. तो यहाँ पे poet, यहाँ पे writer indirectly ये बोल रहा है कि जाओ फॉरेन लैंड में जाओ थोड़ा सा घूम के आओ, नेचर में जाओ. अगर आपको अपने दुख दर्द को भूलना है तो आपको उनसे दूर जाना पड़ेगा. फॉर अ वाइल आपको उन टाइज से, उन बंधनों से, उन ऑब्जेक्ट से जो आपको पुरानी बातों को याद दिलाते हैं, पुराने दुख दर्द को याद दिलाते हैं, उनसे दूर जाना पड़ेगा. बट वी कैन बी सेड ओनली टू फुलफिल आवर डेस्टिनी इन द प्लेस दैट गेव अस बर्थ. लेकिन आपने जहाँ पे जन्म लिया है, जो आपकी बर्थ प्लेस है या जहाँ आप रहते हैं, आप बस वहाँ पे अपनी डेस्टिनी को फुलफिल कर रहे हैं. आपकी किस्मत थी कि आपको वहाँ जन्म लेना था, आपने जन्म लिया और वो आप उस किस्मत को फुलफिल कर रहे हैं, डेस्टिनी को फुलफिल कर रहे हैं. बट इफ़ यू वांट टू transform yourself into an ideal identity, if you want to learn something, if you want to explore yourself, you have to take a break from your painful thoughts. You have to take a break from those ties and objects that recall those painful thoughts, और आपको बाहर जाना पड़ेगा. I should on this account like well enough to spend the whole of my life in traveling abroad. तो यहाँ पे राइटर ये बोल रहा है वो कितना ज़्यादा obsessed है ट्रैवलिंग से. हमें ये दिख रहा है कि ट्रैवलिंग उसे कितनी ज़्यादा पसंद है. वो बोल रहा है मैं अपनी entire life, I should on this account like well enough to spend the whole of my life, मैं अपनी पूरी लाइफ ट्रैवलिंग में स्पेंड कर दूंगा अब्रॉड. इफ आई कुड एनीवेयर बोरो अनदर लाइफ टू स्पेंड आफ्टरवर्ड्स एट होम. अगर मुझे फाइनली तो मुझे घर ही जाना है, अगर मुझे दूसरी लाइफ मिलती है तो मैं ट्रैवलिंग करके घर वापस जाऊंगा, क्योंकि जो फाइनल सुकून आपको मिलता है वो आपके घर पे ही मिलता है. So hopefully this is done. I have finished the entire essay on Going a Journey by William Hazlitt. I hope it's clear. Thank you for listening.